कनिका काफी देर से लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई बैठी थी। वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। अपनी आंखों में कई ख्वाब सजाकर वो दरवाजे की ओर लगातार देख रही थी, लेकिन अभी तक उसका पति नहीं आया था। वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी जब अचानक उसे अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसे लगा कि ये आवाज उसकी ओर बढ़ रही है तो वो ध्यान से सुनने लगी। जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसे एहसास हुआ कि वो आवाज उसके पति की थी, जो भागता हुआ उसके कमरे की ओर आ रहा था। कदमों की आवाज उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देने के लिए काफी थी। कनिका ने जैसे ही कदमों की आहट अपने पास आते हुए सुनी, उसने तुरंत अपना घूंघट नीचे कर लिया और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजा ली। वो सोचने लगी कि शायद उसके ख्वाबों का शहजादा आ गया है। कनिका ने अपने लहंगे को ठीक करते हुए एक हाथ पर दूसरा हाथ रख लिया और अपने पति पुनीत की आहट सुनने लगी। पुनीत जैसे ही कमरे में आया, उसने दरवाजा बहुत अजीब तरीके से खोला और घबराते हुए बोला कि जल्दी से ये कपड़े उतारो और नॉर्मल से कपड़े पहन लो। कनिका ने उसकी बात सुनकर जल्दी से अपना घूंघट हटाया और हैरानी से उसकी ओर देखा, मानो उसे अपने पति की ये बात समझ ही नहीं आई। लेकिन पुनीत ने दोबारा से कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं ना, जल्दी से उठो और अपने हाथों की चूड़ियां और पैरों की पायल उतार दो। इनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। कनिका उसकी बातों से हैरान थी। वो सोच रही थी कि पुनीत ये सब क्यों कह रहा है। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो पुनीत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गया और बोला कि जल्दी से अपना रूप बदल दो, क्योंकि अगर तुम्हें इस हालत में किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कनिका बिल्कुल खामोश सी थी और पुनीत को बस देखे जा रही थी। उसे उससे इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। पुनीत बार बार कहे जा रहा था और आखिरकार जब उसने जबरदस्ती की तो कनिका ने अपने कपड़े बदल लिए। लेकिन जैसे ही उसने पायल उतारने की कोशिश की, उसकी हल्की सी आवाज बाहर तक चली गई। तभी उसकी सास कमरे में आई और बोली कि अभी तक तुम्हारी पत्नी कनिका ने पायल नहीं उतारी। इसकी आवाज बाहर तक गई है। अब तो हम जरूर मुसीबत में फंसने वाले हैं। सिकंदर सिंह के गुंडे हमारे घर के बाहर हैं। अगर उन्होंने ये आवाज सुन ली तो बिना इजाजत के हमारे घर में घुस जाएंगे और फिर क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पुनीत ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा कि हाँ मम्मी, मैं कब से कह रहा हूँ कनिका को कि जल्दी से ये लाल जोड़ा उतार दे, चूड़ियाँ और पायल भी उतार दे, लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कनिका अब अपने कपड़े बदल चुकी थी। वो चूड़ियां उतारते हुए अपने पति और सास की बातें सुन रही थी, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो हैरान थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। शहर से पढ़कर आई हुई लड़की कनिका को गांव की रस्मों और रिवाजों का कोई खास अंदाजा नहीं था। कनिका को अपने पति पुनीत और सास की बातें सुनकर गहरी उलझन और बेचैनी होने लगी थी। ये सब बातें उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थीं और वो ये सोच रही थी कि आखिर ये लोग किस सिकंदर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं और वो इंसान उनके साथ ऐसा भी क्या कर रहा है कि उन्होंने मेरी शादी की पहली रात बर्बाद करके रख दी है। अभी ये तीनों आपस में यही बातें कर रहे थे कि अचानक से दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। पुनीत की मम्मी ने कहा कि देखा, हमें जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो लगता है कनिका की पायल की आवाज बाहर सिकंदर सिंह के गुंडों ने सुन ली है। अब वो देखने के लिए अंदर आएंगे। जो पायल तुम्हारी पत्नी ने पहनी हुई थी, उनको जल्दी से उठाकर मुझे दे दो। मैं उनको अपने हाथों में लेकर दरवाजा खोलने जाऊंगी ताकि उनको हम पर शक न हो। अगर वो मुझे इस पायल के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि मैं अपनी बेटी पारुल के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। ये पायल मेरी शादी पर चढ़ी थी। इनको देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और बस आप लोगों को इस पायल की आवाज़ आई होगी। पुनीत की मम्मी पायल को लेकर डरते सहमते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और पुनीत अपनी पत्नी और पारुल को छिपा रहा था। वो कह रहा था, अगर वो लोग तुमसे कोई सवाल करें तो खामोश रहना या फिर कहना कि मैं पारुल की दोस्त हूँ, इससे मिलने के लिए आई हूँ। मेरा घर दूसरे गांव में है। इससे आगे तुम उन लोगों को कोई भी जवाब मत देना, ठीक है? और कोई बात नहीं करनी है। फिर मेरी बहन पारुल का हाथ पकड़कर उन लोगों के सामने से निकलकर अपने कमरे में चली जाना, ताकि किसी को शक न हो। कनिका का पति पुनीत परेशानी में उसको ये समझाता हुआ चला गया ताकि वो देख सके कि दरवाजे पर कौन आया है। इन सब बातों ने कनिका को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया
और वो सोच रही थी कि न जाने ये सब क्या हो रहा है और ये सिकंदर सिंह कौन है जिसकी डर की वजह से ये लोग मुझे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद कनिका सोच में पड़ गई कि इस गांव में ये शादी के बाद की कैसी रस्में हैं। हमारे शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही शादी वाली रात दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मैं तो पुनीत के साथ अपनी पहली रात में खुशियों और ख्वाबों की दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने तो मेरी शादी की पहली रात को ही अजीब डर और परेशानी में बदल दिया। अब तो मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और अगर इन लोगों को यही सब कुछ करना था तो शादी क्यों की? इस तरह कई सवाल कनिका के दिमाग में घूम रहे थे। उसकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसकी शादी की पहली रात इस तरह से बीते जैसे कि कनिका की बीत रही थी। खैर, कनिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और ये जानने के लिए कमरे की खिड़की की ओर बढ़ी कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और अंदर की ओर से खुद को अच्छी तरह से ढक लिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था कि अंदर किसको छुपाया हुआ है तुम लोगों ने? हमने खुद एक लड़की को दुल्हन बने तुम्हारे घर आते देखा है। हम जानते हैं कि जिस बेटे के बारे में तुमने ये खबर फैलाई थी कि वो दरिया में डूबकर मर गया, वो अब तक जिंदा है। तुमने हमसे झूठ कहा। हमें नहीं पता था तुम उसे कहाँ ले गए थे, और अब वो लौट आया है और तुम्हारे घर में उसकी दुल्हन है। तुम जानती हो इस गांव की रस्म क्या है, इसलिए बेहतर होगा कि उस दुल्हन को चुपचाप से हमारे हवाले कर दो। कल सुबह उसे वापस कर देंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिकंदर सिंह को ये पता चल गया कि तुमने अपनी बहू को हमसे छिपाया है, तो फिर तुम जानती हो ना वो क्या कर सकते हैं। जब कनिका ने सिकंदर सिंह के गुंडों की ये बातें सुनी तो उसके पैरों तले से मानो जैसे जमीन खिसक गई। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस गांव में ऐसी कोई भयानक रस्म भी होती होगी, और ना ही उसके पति पुनीत ने उसे कभी इस बारे में बताया था। कनिका के दिल और दिमाग में कई सवाल घूमने लगे और ये सोचकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने घबराकर अपना कमरा बंद कर लिया और खुद को कमरे के कोने में छिपाने लगी ताकि कोई उसे देख न सके, वरना बहुत बुरा होता। लेकिन इतने में उसका दरवाजा बजने लगा। पहले तो वो नहीं उठी, लेकिन जब पुनीत ने आवाज दी और कहा कि मैं हूं कनिका, दरवाजा खोलो, वो कांपती हुई हल्के हल्के दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उन गुंडों ने कनिका के पति पुनीत के सर पर बंदूक रख दी और जबरदस्ती कहने लगे कि अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो। कनिका के बस में कुछ नहीं रहा था, बस वो एक दरवाजा ही उसका सहारा था, और अब वो सहारा भी वो अपने हाथों से खो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही उन गुंडों ने कनिका का हाथ पकड़ा और उसको बुरी तरह घसीटते हुए पुनीत के घर से ले जाने लगे। कनिका चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे छोड़ो, तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। और जब कनिका ने जोरदार आवाज में पुनीत को पुकारा और कहा, पुनीत, अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तब पुनीत का प्यार जाग उठा और वो भागता हुआ कनिका के हाथों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उन लोगों ने कहा कि अगर तुमने कनिका का हाथ नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें यहीं पर जान से मार देंगे। पुनीत की आंखों में भी गहरा जुनून सा छा गया। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने जबरदस्ती कनिका का हाथ अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी उनमें से एक गुंडे ने कनिका के पति पुनीत के सीने पर गोली मार दी। जोरदार आवाज गूंजी। कनिका का हाथ पुनीत के हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। पुनीत का खून बहने लगा और कनिका की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के लोग घरों से बाहर निकलकर पुनीत के घर के आसपास जमा हो गए। सबको पता चल गया था कि पुनीत शहर से एक लड़की के साथ शादी करके आया है और अब सिकंदर सिंह को इसका पता चल चुका है। सब ये भी जान चुके थे कि सिकंदर सिंह के गुंडों ने पुनीत को गोली मार दी है और अब वो शहर से आई हुई लड़की यानी उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाएंगे। कनिका डर से बहुत कांप रही थी। जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को गुंडों के हाथों गोली से मरते हुए देखा तो उसके लिए वो पल बेहद दर्दनाक था। पुनीत की मां एक कोने में खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शरीर से उनकी आत्मा खींच ली हो। वो बिल्कुल उजड़ चुकी थी। उनकी आंखें एक ही जगह पर टिकी हुई थी और शरीर लकड़ी की तरह बेजान हो गया था। इस घर में कोहराम उतर चुका था। पुनीत की बहन पारुल जो अपने कमरे में सो रही थी, चीखों की आवाज सुनकर वो भी बाहर आई
उसने अपने भाई को खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ देखा और खुद भी वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद किसी को नहीं पता चल सका कि आगे क्या हुआ। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, पर कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सही का साथ देकर उनकी मदद कर सकते। उन गुंडों ने कनिका को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लिया। कनिका को लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। गांव के सभी लोग उसे देखकर सहमे हुए थे। सबकी आंखों में आंसू थे, नमी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जानते थे कि अगर कोई कनिका की मदद करने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत भी पुनीत की जैसी ही होगी, क्योंकि सिकंदर सिंह के गुंडे हर आवाज उठाने वाले इंसान को मिटा देते थे। वो पहले भी कई लोगों की आवाज के साथ इंसानों की जान ले चुके थे। कनिका को सबके सामने जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और कह रही थी, आप सब लोग कैसे लोग हैं जो जुल्म देखकर भी बिल्कुल खामोश हैं? आपको हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। मुझे बचाओ, मेरे पति की आखिरी सांसें चल रही हैं। मैं आप सबसे रहम की भीख मांग रही हूँ। ऊपर वाला मेरे हाल पर रहम करे, मेरी मदद करिए, मेरी मदद कर दो। वो ऐसे ही मिन्नतें करती रही, पर किसी ने उसकी मदद के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया। जो लोग कनिका को लगातार देखे जा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उन्होंने उसकी मदद नहीं की। गुंडे कनिका को जबरदस्ती सिकंदर सिंह के घर तक ले गए और उसके कमरे में बंद कर दिया। सिकंदर सिंह एक ऐसा इंसान था जिसका नाम सुनते ही गांव का हर आदमी डर के मारे सहम जाता था। अगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो उसे पता होता कि मौत के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कनिका को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो गांव की रस्में नहीं जानती थी। वो तो बस पुनीत के प्यार में शहर से यहाँ तक आई थी। ये पुनीत का प्यार ही था जो उसे इस गांव तक ले आया था। इस गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई रिवाज नहीं था। एक एनजीओ ने स्कूल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन सरदार सिकंदर सिंह ने, जिसकी हुकूमत पूरे गांव में चलती थी, इसलिए स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गांव का कोई भी बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जो भी उसके सामने आता या अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करता, वो उसका कत्ल करवा देता था और किसी को उसकी मौत की खबर भी नहीं होती थी। इसी तरह सिकंदर सिंह के दादा और बाप भी सदियों से गांव में यही करते आ रहे थे और ये उनकी चली आ रही परंपरा बन चुकी थी। गांव के लोग उसे सरदार कहकर पुकारते थे। उसकी बात गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी और गांव में होने वाली हर शादी की पहली रात दुल्हन को अपने पति के पास जाने से पहले सिकंदर सिंह के साथ वो रात गुजारनी पड़ती थी। अगर कोई औरत ऐसा करने से मना कर देती तो वो औरत जबरदस्ती उसके पास बुला ली जाती और उसके पति और घर वालों को मार दिया जाता था। यहाँ तक कि वो औरत वापस लौटकर घर भी नहीं आती थी। कई बार सिकंदर सिंह ऐसी हरकतें कर चुका था। वो हर समय नशे में डूबा रहता था। उसके बच्चे भी उसी की तरह बदतमीज और शराबी थे। पूरे गांव में जुल्म और सितम की हदें पार हो चुकी थी और अब ये जुल्म कनिका के साथ होने वाला था। कनिका सिकंदर सिंह के कमरे में पहुंच चुकी थी और डर के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश खो रही है, पर उसने खुद को संभाला और धीरे से खुद से बोली कि अब जो होना था वो हो चुका है। अब जो मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे सहना होगा। पुनीत, जिसकी वजह से मैं शहर छोड़कर यहाँ तक आई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तक तो पुनीत की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी होगी। कनिका दरवाजे से टिककर बैठी थी। उसके दिल और दिमाग में दर्द और डर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। ये गांव बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। पुनीत ने भी कभी उसे सच्चाई नहीं बताई थी। वो तो बस खुशी खुशी अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने माँ बाप से मिलवाने लाया था। वो कई सालों बाद अपने घर लौट रहा था। उसके मन में ये खुशी थी कि अब उसकी पत्नी उसके परिवार से मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कनिका का इस गांव में कदम रखना कितना खतरनाक साबित होगा। पुनीत तब केवल 4 साल का था जब उसकी मम्मी का ये सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बने और एक दिन इस जुल्म और गुलामी से उन्हें और उनके बच्चों को आज़ाद करवाए। वो चाहती थी कि उनका बेटा उन्हें लेकर किसी और जगह बस जाए, लेकिन इस गांव का सरदार सिकंदर सिंह किसी को भी ये हक नहीं देता था। पुनीत का पिता सरदार का नौकर था और जब उसने सर झुकाकर सरदार से पुनीत के लिए पढ़ाई की इजाज़त मांगी और अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी, तो सरदार ने गुस्से में उसकी पगड़ी हवा में उछाल दी, उसे बेरहमी से मारा और कहा कि तेरा बेटा कौन होता है पढ़ाई करने वाला? क्या आसमान से उतरा है? अगर तू चाहता है कि तेरी औरत
और तेरा बेटा जिंदा रहे तो इन्हें गांव में ही रख, और ऐसी हरकतों की बात फिर कभी अपनी जुबान पर मत लाना, वरना तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। सिकंदर सिंह के ये शब्द सुनकर पुनीत का पिता टूट गया। वो हार और उदासी अपने सीने में लेकर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। उसके बाद वो लोग खामोश होकर इस गांव के जुल्मों के बीच जीने लगे। पुनीत की मम्मी बहुत परेशान रहीं। वो खाना नहीं खाती थी और हर समय ऊपर वाले से मदद मांगती थी। एक रात उन्हें एक ऐसा ख्याल आया, जैसा ख्याल उनके बेटे पुनीत की किस्मत बदलने वाला था। उसी ख्याल के पीछे पुनीत की कामयाबी छिपी हुई थी, और उसी सोच की वजह से पुनीत की मम्मी ने वो सब कर दिखाया जो वो चाहती थी। हकीकत में पुनीत की मम्मी ने पुनीत को 4 साल की उम्र में ही उसे तैरना सिखा दिया था। 12 साल की उम्र तक आते आते पुनीत बहुत अच्छा तैराक बन चुका था। वो जिस भी पानी में जाता आसानी से लौट आता, कभी डूबने का कोई खतरा नहीं रहता। पुनीत इतना अच्छा तैरना सीख चुका था कि वो पूरा दिन पानी में रह सकता था। एक दिन जब गांव वाले किसी रस्म के लिए दरिया के पास इकट्ठा हुए, तो पुनीत की मम्मी ने उसे पहले ही समझा दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम पानी में डूबने का नाटक करना, फिर चुपचाप तैरकर किसी शहर चले जाना, वहां मेहनत करके पढ़ना, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। उस रात पुनीत की मम्मी ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। सुबह होते ही जब सारे गांव वाले दरिया के किनारे रस्म निभाने के लिए गए, तो पुनीत ने सबके सामने डूबने की एक्टिंग की। सबको लगा कि वो डूब गया। कोई नहीं जानता था कि पुनीत दरिया पार करके शहर की ओर जा चुका है। वो कई साल शहर में रहा, रात में होटल में काम करता और सुबह पढ़ने जाता, अपने सारे खर्चे खुद उठाता। उसकी मम्मी को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी, और वो नहीं जानती थी कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया। मगर उसके दिल में यकीन था कि उसका बेटा कभी डूब नहीं सकता। उसने अपने बेटे से वादा लिया था कि जब वो कामयाब आदमी बनेगा और नौकरी लग जाएगी, तो वो वापस गांव आएगा और अपने माँ बाप से मिलेगा। उसने ये भी कहा था कि वो शादी शहर में ही करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू इस गांव में आए, जहां हर औरत की इज्जत सिकंदर सिंह की हवस की भेंट चढ़ जाती है। अगर पुनीत की शादी गांव में होती, तो सिकंदर सिंह वही रस्म दोहराता जो उसने बाकी औरतों के साथ की थी। पुनीत की मम्मी, जिसका नाम रश्मि था, बहुत ही समझदार और मजबूत औरत थी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर गांव में ये बात फैला दी कि उनका बेटा दरिया में गिरकर मर गया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के बड़े बड़े तैराकों ने पुनीत को ढूंढने की कोशिश की, दरिया के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें पुनीत की लाश भी नहीं मिली। किसी को शक नहीं हुआ, सबने मान लिया कि पुनीत अब इस दुनिया में नहीं है। इस तरह रश्मि ने बेटे की जान बचाई, लेकिन खुद को अकेलेपन में झोंक दिया। दिन बीतते गए, रश्मि हर समय रोती रहती। सिकंदर सिंह जब भी उससे मिलता तो खोखली तसल्ली देता कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी, पर रश्मि का मन जानता था कि उसका बेटा जिंदा है और एक दिन लौटेगा। रश्मि के दिल में जुल्म का दर्द बहुत गहरा था, क्योंकि वो खुद इस जालिम रस्म की शिकार हो चुकी थी। उसकी शादी की पहली रात उसने भी मजबूरी में सिकंदर सिंह के साथ काटी थी। उस रात के बाद वो खुद को जिंदा महसूस नहीं कर पाई थी, न अपने पति के सामने नजर उठा पाई, न खुद में जीने की ताकत रही। वो खुद को गुनहगार समझती थी और कई साल एक कमरे में रहकर अपने गम में खोई रही। जब सच्चाई सामने आई, तो रश्मि ने खुद को संभाला और इस मर्दानगी के नाम पर चल रही दरिंदगी के खिलाफ अपने अंदर हिम्मत पैदा की। उसके बाद उसकी बेटी पारुल और बेटा पुनीत पैदा हुए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू या गांव की कोई और लड़की उसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत खो दे। इसलिए वो अक्सर गांव की औरतों से कहती थी कि अगर किसी से शादी करो तो वो अपने साथ एक खंजर रखे, और जैसे ही सिकंदर सिंह उनके पास आए तो उस खंजर को उसके सीने में घोंप दे, ताकि गांव की औरतें इस जुल्म से आज़ाद हो सकें और कोई भी उनकी जैसी बर्बादी न झेले। लेकिन किसी भी औरत में ये हिम्मत नहीं थी कि वो सिकंदर सिंह के खिलाफ आवाज़ उठा सके। रश्मि जी चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी, तब उन्हें इस रस्म का असली मतलब नहीं पता था। उन्हें लगता था शायद वो दुल्हनों को घर में रखकर उनसे कोई काम करवाता होगा या किसी और वजह से बुलाता होगा, पर जब सच्चाई उनके सामने आई, तब उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद से वो हर औरत को शादी करने से मना करने लगी। कहती कि जहर खा लो, लेकिन सिकंदर सिंह के साथ पहली रात मत बिताओ। पर कोई भी लड़की उनकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। जब उनके साथ वही सब होता, तो उन्हें एहसास होता
कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हर बार रश्मि वही बात दोहराती रहीं, पर सदियों से चली आ रही इस रस्म को कोई नहीं रोक पाया। गांव की औरतें डर के साए में जी रही थी। हर शादी के बाद वही अपमान और वही पीड़ा दोहराई जाती थी। गांव का सरदार हर औरत की इज्जत का मजा ले चुका था और अब शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ तक गिरेगा। अब बारी थी कनिका की। कनिका और पुनीत एक ही स्कूल में पढ़े थे और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सबसे पहले कनिका ने ही अपने दिल की बात कही। उसे पुनीत बहुत पसंद था। पुनीत देखने में बहुत सुंदर था। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे कॉलेज में होती थी। कॉलेज की कई लड़कियां उसे पाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसका दिल पहले से ही कनिका पर आ चुका था। कनिका को लगता था कि वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर पुनीत से कह दिया कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। अगर वो उससे दूर चला गया तो वो टूट जाएगी। ये सुनकर पुनीत कुछ देर खामोश खड़ा रहा। कनिका ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। पुनीत ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं इसीलिए खामोश हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो शायद तुम पागल हो जाओ, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त के साथ ऐसा हो। कनिका ने नाराज होकर उसका हाथ झटक दिया और बोली, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो मुझे सच बता दो, ताकि मैं अपने दिल को समझा सकूं और तुमसे दूर हो जाऊं। लेकिन जब तक मैं खुद तुम्हारे मुंह से मना नहीं सुन लेती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पुनीत ने गहरी सांस लेकर कहा, कनिका, मैं कई दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं सच बताऊं तो मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं शायद पागल हो जाऊंगा। मैं उसे इतना पसंद करने लगा हूँ कि अब कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। हर समय वही चेहरा आंखों के सामने रहता है। पहले मैं यहाँ पढ़ने आता था, लेकिन अब ऐसा लगता है मैं सिर्फ उसे देखने आता हूँ। वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। मेरी हर सांस में बस वही है। तुम बताओ, इस हालत में मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी बताने में मुझे शर्म आती है, लेकिन आज जब तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई तो मुझे लगा कि अब मुझे भी सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जब कनिका ने पुनीत से किसी और लड़की के बारे में इतनी प्यार भरी बातें सुनी, तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो हैरानी से पुनीत को देखती रही। उसने कहा, मुझे उस खुशकिस्मत लड़की की तस्वीर दिखाओ। बताओ, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आती? पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। उसने अपने फोन से गैलरी खोली और कनिका की तस्वीर लगाई। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, देखो, ये वही लड़की है जिसने मुझे पागल कर रखा है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। कनिका ने जब अपनी ही तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गई। कभी वो फोन की तरफ देखती और कभी पुनीत की आंखों में नजरें डालती। आखिरकार उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? पुनीत ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तस्वीर तुम्हारी है और यही वो लड़की है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। ये सुनकर कनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कनिका को लगा कि जैसे उसने दुनिया की सारी खुशियां पाली हों। उसे महसूस हुआ कि पुनीत की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को पूरा कर दिया और उसकी सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। लेकिन समय ने कनिका के साथ बहुत बड़ा खेल खेला। पुनीत का वो चेहरा जो उसकी सबसे बड़ी खुशी था, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन गया। ऐसे हालात बन गए कि कनिका अपने जन्म पर भी अफसोस करने लगी। वो सोचती थी कि काश उसने पुनीत से शादी ना की होती, या फिर शादी करके उसे गांव में ना आने दिया होता। अगर वो पुनीत के साथ शहर में रहती तो ये सब कभी ना होता और वो अपने ससुराल वालों को शहर में बुलाकर खुशी से जिंदगी बिताती। मगर अब ये सब सिर्फ सोच ही रह गई थी। कनिका के हालात उसके बस के बाहर हो चुके थे। गांव की जालिम रस्मों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। कनिका अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद किया और दीवार के सहारे टिक गई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सरदार सिकंदर सिंह की पत्नी की थी, जो अपने गांव की और उस लड़की कनिका को बचाने की नीयत से आई थी। कनिका को अब किसी पर यकीन नहीं रहा था। उसे लगता था कि इस गांव में सब लोग एक दूसरे जैसे झूठे हैं, लेकिन सरदार की पत्नी प्रियांशी उसके आगे हाथ जोड़कर बोली कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी मुसीबत में फंसो जिसमें बाकी औरतें फंसी हैं। मैंने सुना है
कि तुम शहर से आई हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। कनिका उसकी हमदर्दी भरी बातों को सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तब प्रियांशी ने ऊपर वाले की कसम खाई और कहा, मुझे मेरे पिता की कसम है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। इससे पहले कि सरदार यहाँ पर आए, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें कहीं छिपा दूंगी और इसका इल्जाम घर के एक नौकर पर डाल दूंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कनिका ने कुछ पल सोचा और फिर दरवाजा खोला। प्रियांशी ने उसका हाथ थाम लिया और खामोशी से उसे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी ही देर बाद पूरे घर में हल्ला मच गया कि लड़की गायब हो गई है। सब कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन कनिका कहीं नहीं मिली। अब बारी आई प्रियांशी के कमरे की, जिसे गांव में कोई भी बिना इजाजत के पार नहीं करता था। सिकंदर सिंह के गुंडे उसके कमरे के बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि हमें इजाजत दीजिए, हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। ये सुनकर प्रियांशी गुस्से से कांप उठी। उन्होंने उस गुंडे को जोरदार थप्पड़ मारा जिसने पुनीत को मारा था। फिर वो बोली कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। इसी समय यहाँ से दफा हो जाओ और अपने सरदार से कहो कि मैं अपने कमरे की तलाशी नहीं दूंगी। क्या तुम्हें कभी याद है कि मैंने किसी को अपने कमरे में आने दिया है जो आज एक लड़की को अपने कमरे में छिपा लूं? चलो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही वो गुंडे प्रियांशी के कमरे से हटकर सरदार की तरफ गए, तो प्रियांशी ने जल्दी से एक तेज धार वाला नुकीला खंजर उठाया और कनिका को देते हुए कहा कि अब समय आ गया है इस जुल्म का अंत करने का। ये वही खंजर है जिसकी धार पर जहर लगा है। बस इसे उसके जिस्म के किसी हिस्से में मार देना और 2-3 मिनट में वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस गांव की उन औरतों को आज़ादी मिले जो सालों से उसकी दरिंदगी का शिकार हो चुकी हैं। पूरे घर की तलाशी हो चुकी है, अब अगली बारी मेरे कमरे की है। उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम यहीं हो और वो तुम्हें घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना ध्यान से सुनना, डरना मत। ये मौका हर औरत को नहीं मिलता। तुम शहर से आई हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में हिम्मत और समझ दोनों है। अगर तुम चाहो तो अपने जैसी सैकड़ों औरतों को इस इंसान की हवस से बचा सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि अब मैं और किसी बेटे की आह नहीं सुन सकती। प्रियांशी की आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, ये सरदार मेरा पति है, पर मैं नहीं चाहती कि लोग हमें बद्दुआ दें। अब वक्त है कि इस इंसान का अंत हो जाए, ताकि गांव वाले आजाद सांस ले सकें। कनिका ने अपने आंसू पोंछे और खंजर को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर इस इंसान को मार दूंगी। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका। मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मेरे पास अब सिर्फ अपनी जान है, और वो भी अगर चली गई तो अच्छा होगा। लेकिन अगर जिंदा रही तो इस खंजर को सरदार के सीने में घोंप दूंगी और तभी मुझे सुकून मिलेगा। प्रियांशी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम ये काम कर दो तो उसके बाद सरदारी मेरे पास होगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी और मैं खुद तुम्हें शहर वापस भिजवा दूंगी, जहां तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकोगी। जिस आज़ादी के माहौल से तुम आई हो, वही तुम्हें फिर मिलेगा। कनिका रोने लगी। उसने कहा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां पुनीत नहीं है। मैं तो अपने पति के साथ ही जीना चाहती थी, वही मेरे सारे ख्वाबों की वजह था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। दोनों औरतें एक दूसरे का दर्द बांट रही थी कि तभी बाहर से जोरदार आवाज आई, दरवाजा खुलने की। सरदार सिकंदर सिंह खुद अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच चुका था। वो दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो। प्रियांशी ने जल्दी से कनिका के कपड़े में खंजर छिपाया और फौरन कहा कि वॉशरूम में जाकर छुप जाओ, एक आवाज मत करना। अगले ही पल दरवाजा खोला गया। सरदार ने अंदर आते ही प्रियांशी को पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया और अपने गुंडों को आदेश दिया कि कमरे की तलाशी लो। कुछ ही देर में उसके एक गुंडे ने वॉशरूम के पीछे से कनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले आया। कनिका दर्द और डर में चीखने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बचे। सरदार ने प्रियांशी को भीतर फेंका और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर कनिका को जबरदस्ती अपने कमरे की ओर ले गया। अपने गुंडों से बोला, अब कोई भी बीच में ना आए, आज रात ये रस्म पूरी होगी, क्योंकि इस गांव में कोई भी औरत इस रस्म से गुजरे बिना शादीशुदा नहीं मानी जाती, और ये कनिका भी उस कानून से बाहर नहीं है। इतना कहकर सरदार ने कनिका को पकड़कर अपने कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कनिका के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ा
कनिका ने मौका सही समझा और तुरंत अपने छुपे हुए खंजर को निकालकर सरदार सिकंदर सिंह की कमर के पीछे पूरी ताकत से घुसा दिया। सरदार सिकंदर सिंह जोर से चीखा और पलटने की कोशिश की, पर खंजर इतनी गहराई तक जा चुका था कि वो उसे निकाल नहीं सका। वो तड़पता रहा और अपने पूरे जोर से कनिका की तरफ बढ़ा, लेकिन कनिका ने पास रखे बड़े शीशे का फ्लावर पॉट उठाया और उसके सर पर दे मारा। सरदार जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और कुछ ही पल में उसकी सांसें थम गईं। कनिका ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला, कमरे से बाहर निकली। बाहर सन्नाटा छाया था, कोई भी वहां मौजूद नहीं था। कनिका के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना चेहरा ठीक किया और 2 कमरे आगे जाकर प्रियांशी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाते ही उसने कांपती आवाज में कहा कि मैंने सरदार को खत्म कर दिया। मैंने उसे उसके किए की सजा दे दी है। प्रियांशी ये सुनकर उठ खड़ी हुई और दौड़कर कनिका को गले लगाकर बोली कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तुम्हारे हाथों से इस गांव का सबसे बड़ा जालिम मिट्टी में मिल गया। ऊपर वाला तुमसे राजी होगा। जिसने हमारी जैसी औरतों के साथ जुल्म किया, उसका यही अंजाम होना था। अब ये गांव आजाद है। ये सुनकर कनिका की आंखों से आंसू बह निकले और प्रियांशी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई भी औरत अपनी पहली रात के डर से कांपती नहीं रहेगी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। हर कोई ये सुनकर हैरान था कि सरदार सिकंदर सिंह मारा जा चुका है। गांव की औरतें खुशी से रोने लगी, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और कहा कि अब हमारी बेटियां डर के साए में नहीं जिएंगी। जिनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने सर झुकाकर प्रार्थना की कि ऊपर वाला तेरा शुक्र है, तूने हम पर रहम किया, तूने हमें इज्जत दी। कुछ देर के बाद प्रियांशी गांव की नई सरदार बन गई, लेकिन कनिका के मन में अब भी सुकून नहीं था। वो दौड़ पड़ी पुनीत की तलाश में। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। उसे पता चला कि पुनीत को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वो वहां पहुंची तो पुनीत की हालत नाजुक थी। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। जब उसने कनिका को देखा तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। कनिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि पुनीत, मैं लौट आई हूँ। अब डर खत्म हो गया। मैंने सिकंदर सिंह को खत्म कर दिया। अब कोई औरत उस जालिम की हवस का शिकार नहीं बनेगी। मैंने इस गांव की औरतों की इज्जत बचा ली है। ये सुनते ही पुनीत की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डॉक्टरों ने कहा कि मरीज की तबीयत सुधरने लगी है। ऊपर वाले का शुक्र है। तुम लोग पीछे हटो, हमें इलाज करने दो। प्रियांशी भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने पारुल और पुनीत की मम्मी के साथ मिलकर प्रार्थना की कि ऊपर वाला पुनीत को जिंदगी दे दे। कुछ ही दिनों में पुनीत ठीक हो गया। गांव में खुशी का माहौल लौट आया। हर कोई कनिका की हिम्मत और उसके साहस को सलाम कर रहा था। धीरे धीरे गांव में सब कुछ बदल गया। प्रियांशी ने सरदार की जगह संभाली और स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। गांव के बच्चे अब पढ़ाई की रोशनी से जुड़ने लगे और हर घर में सुकून का माहौल बनने लगा। कनिका और पुनीत का प्यार सच्चा साबित हुआ। दोनों ने एक दूसरे को फिर से पाया और वही गांव जो कभी डर और जुल्म का अड्डा था, अब प्यार और आज़ादी की मिसाल बन गया। गांव वही रहा जहां कभी डर और जुल्म का अड्डा था, पर उस रात के बाद उसकी सूरत बदलना शुरू हुई। और बदलना आसान नहीं था, क्योंकि हर बदलाव के साथ नई जिम्मेदारियां और पुराने सवाल भी साथ आते हैं। सुबह होते ही खबर फैल गई थी, मगर लोगों के मुखौटों के पीछे अब 2 तरह की आवाज़ें थीं। एक आवाज़ में राहत और सुकून था कि किसी ने हमारे बच्चों और बेटियों की खातिर हिम्मत दिखाई। दूसरी आवाज़ में डर और शक था कि अब कोई हिसाब किताब होगा। पुलिस आई, नगर निगम वाले आए और कुछ लोगों के घरों पर बात होने लगी। कान पकड़कर बातें नहीं रुकती, पर सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो कनिका के दिल पर पड़ा। वो बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर उससे भी ज्यादा परेशान और चुप रहती थी। रातों की उसकी नींद गायब हो गई। दिन में वो स्कूल की क्लासेस में बैठकर बच्चों को पढ़ाती और जरा सी हंसी बोलते बच्चे उसके चेहरे पर कुछ राहत लेकर आते। पुनीत ने उसकी आंखों की बातें पढ़ना सीख लिया था। वो सुबह खेत पर जाता, शाम को लौटकर उसका साथ देता और बिना बड़े वादे बस साथ में बैठकर चाय पीता। पर सच्चाई ये थी कि गांव के कुछ लोग अभी भी पीछे मुड़कर देखते थे और कुछ परिवारों में बातें चलती रहती थी कि कनिका ने इतनी बड़ी बात क्यों की। पुलिस की पूछताछ हुई, कुछ पड़ोसी बयान देने गए। प्रियांशी ने पंचायत संभाली और लोगों से कहा कि अब हमें कानून का साथ देना होगा और साथ ही समाज का भी। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा कि उन रस्मों को बदलना पड़ेगा जो औरतों को दबाते हैं। धीरे धीरे स्कूल के जरिए बच्चे आगे आने लगे, पर हर सफलता के बीच कनिका कभी खुद से नहीं भाग पाई। वो अक्सर उस रात के हर छोटे पल को दोहराती और खुद से सवाल करती कि क्या सही में कोई इंसाफ इतना भारी हो सकता है
कि उसे सारा जीवन भरकर रहना पड़े। कुछ रातें वो रो रो कर थक जाती और कुछ सुबह वो बच्चों के लिए नई कहानी बनाकर उनके सामने खड़ी हो जाती, जिसे सुनकर बच्चे उसकी और भरोसे से देखते। उसने बस सुनना सीखा और कनिका को मौका दिया कि वो अपने घावों को धीमे धीमे भरे। प्रियांशी ने क्लिनिक और स्कूल की शुरुआत में मदद की और गांव में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये था कि अब औरतें धीरे धीरे बोलने लगी। कोई शिकायत लेकर आती तो उसे चुप नहीं कराते थे। जिन लड़कियों की बात पहले दबा दी जाती थी, अब उन्हें सुनते और यही छोटे छोटे पल मिलकर बड़े बदलाव का रास्ता बने। इस सब के बीच कनिका ने तय किया कि उसका हर काम सरदार बनना नहीं, बल्कि उस दर्द से जुड़ी कहानियां सुनना और उन्हें उम्मीद में बदलना है। इसलिए उसने खुद को रोज नए काम में लगाया और हर बार जब किसी औरत ने अपना नाम लिखना सीखा तो कनिका के अंदर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। यही धीरे धीरे जिंदगी की चाल बनी और वही गांव जो कभी रातों में कांपता था, अब खुलकर हंसने लगा। पर कनिका जानती थी कि ये जीत आसान नहीं मिली और ना ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए वो हर दिन उसी सादगी से उठती और जीती, ताकि जो बदलाव आया है उसे जिंदा रखा जा सके। दिन के उजाले में अब सब कुछ नॉर्मल दिखता था। खेत हरे भरे थे, बच्चे स्कूल जाते और गांव फिर से जीने लगा था। मगर उस नॉर्मल दिखने वाले माहौल के बीच पुनीत और कनिका के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को दिखता नहीं था। एक खामोश समझ जो किसी रिश्ते से ज्यादा गहरी थी। कनिका पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादा सोचती थी, कम बोलती थी। पुनीत को ये बात अच्छी भी लगती थी और परेशान भी करती। वो जानता था जो औरत इतनी हिम्मत दिखाती हो, वो जब चुप हो जाती है तो उस चुप्पी में कुछ बहुत भारी होता है। एक शाम दोनों खेत से लौट रहे थे। रास्ते में सरसों के फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। कनिका धीरे धीरे चल रही थी, बालों में हल्की हवा लग रही थी। पुनीत ने देखा कि वो कहीं खोई हुई है। क्या सोच रही हो? उसने धीमे से पूछा। कनिका बोली, कुछ नहीं, बस मन कभी कभी गुजरे वक्त में चला जाता है। सोचती हूँ कि अगर वो सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं वही पुरानी डरने वाली कनिका होती। पुनीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं कनिका, तुम तब भी कुछ अलग थी। बस वक्त ने वो दिखा दिया जो तुम खुद में नहीं देख पाई थी। कनिका उसकी ओर देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आदमी सिर्फ उसका साथी नहीं, बल्कि वो उसका आईना भी है, जो उसकी असली पहचान को देखता है। रात में जब दोनों छत पर बैठते थे, तारों से भरा आसमान ऊपर फैला हुआ था। दूर खेतों से किसी ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी। पुनीत ने अचानक से कहा, तुमने कभी सोचा अगर उस दिन वो सब कुछ ना हुआ होता तो हम दोनों कहाँ होते? कनिका ने धीरे से कहा कि शायद किसी दूसरे मोड़ पर, शायद किसी दूसरे रास्ते पर तब शायद मैं तुम्हें इतना महसूस नहीं कर पाती। पुनीत ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चांदनी गिर रही थी। मैंने बहुत कुछ खोया उस दिन, पर तुम्हें पाकर लगा कि शायद जो मिला वो खोए हुए से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने कहा। कनिका की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को तब पाया जब सब कुछ टूट चुका था। शायद इसलिए हमारा रिश्ता किसी वादे पर नहीं, बल्कि भरोसे पर टिका है। उसके बाद दोनों देर तक कुछ नहीं बोले। बस हवा चलती रही और खामोशी में उनकी सांसें एक लय में चलने लगीं। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या में एक गहरा अपनापन उतर आया। अब पुनीत सुबह खेत जाने से पहले कनिका के लिए चाय बनाता। कनिका जब कभी बीमार होती तो वो पूरा दिन घर पर रहता। कनिका अब खुद से कहती, जिस रिश्ते में डर न हो वही सच्चा रिश्ता होता है। एक रात बरसात हुई, हवा तेज थी, बाहर बिजली भी चमक रही थी। कनिका खिड़की के पास बैठी थी और पुनीत ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। डर लग रहा है? उसने पूछा। कनिका ने सर हिलाया। अब नहीं, पहले लगता था। अब नहीं, क्यों? क्योंकि अब लगता है कि चाहे कितनी भी आंधी आए, पर तुम पास हो। पुनीत ने उसके माथे को चूमा और बस इतना कहा कि अब कोई तुम नहीं, बस हम हैं। उस रात पहली बार कनिका ने अपने सीने से वो सारा दर्द बाहर निकाल दिया जो सालों से अंदर दबा हुआ था। वो रोई बहुत देर तक बिना कुछ बोले और पुनीत ने उसे बस थामे रखा, बिना कोई सवाल किए। वो रात उनके बीच की दूरी पिघला गई। उस एक लम्हे में दोनों ने एक दूसरे को फिर से पा लिया था। न वादे थे न कस्में, बस एक एहसास कि अब जो है वही सच्चा है। धीरे धीरे समय के साथ कनिका के अंदर फिर से जिंदगी लौटने लगी थी। वो अब सिर्फ जी नहीं रही थी, बल्कि महसूस कर रही थी। हर सुबह की रोशनी, हर शाम की ठंडक, हर बारिश की बूंद। और पुनीत, वो हर दिन थोड़ा और शांत होता जा रहा था, जैसे उसे अब कुछ और चाहिए ही नहीं, सिवाय इसके कि कनिका उसके साथ हो। कभी खेत में दोनों साथ काम करते, कभी शाम को बिना वजह टहलने निकल जाते, किसी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बातें करते, जीवन की, किस्मत की और उन सपनों की जो अब धीरे धीरे सच हो रहे थे।
एक बार पुनीत ने कहा कि कभी लगता है हमारी कहानी किसी ने लिखी ही इसलिए थी कि लोग जाने दर्द के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती। कनिका मुस्कुराई और बोली, नहीं पुनीत, हमारी कहानी इसलिए लिखी गई है ताकि लोग समझें कि असली प्यार तब शुरू होता है जब सब कुछ खत्म हो जाए। उस रात हवा में हल्की ठंडक और आसमान में चांदनी फैल रही थी। पुनीत और कनिका खेत के किनारे पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों की आंखें बस एक दूसरे में डूबी थी। उस खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें और हवा की हल्की सरसराहट थी। पुनीत ने धीरे से कनिका का हाथ अपने हाथों में थामा और कहा, तुम्हारे हाथों में हाथ डालते ही लगता है जैसे सारी दुनिया थम जाए। कनिका मुस्कुराई, उसका चेहरा हल्का लाल था। उसने कहा, और मुझे लगता है जब तुम मेरे पास होते हो तो डर और दर्द सब पीछे रह जाते हैं। बस अब सिर्फ तुम और मैं रह जाते हैं। पुनीत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके पास झुकते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि कनिका का दिल जैसे छलकने लगा। कभी लगता है कि हम इतने करीब हैं कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। पुनीत ने कान में धीरे से कहा। कनिका ने सर हिलाया और कहा कि हाँ, और मुझे यही लगता है कि बिना बोले भी हम सब कुछ समझ जाते हैं। पुनीत ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से पीछे किया और उसका चेहरा अपने पास खींचा तो वो बहुत धीमे से कह रहा था कि तुम बस मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। बाकी दुनिया चाहे जैसी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कनिका की सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसने उसके गले में सिर रख दिया। दोनों बस वहीं बैठे समय की चिंता को भूलकर एक दूसरे की धड़कनों में खोए हुए। कुछ देर के बाद पुनीत ने कहा कि तुम्हारे बिना ये सब रंग फीका लगता है। कनिका ने उसकी बाहों में खुद को और कसकर रखा और मुस्कुराई, और तुम्हारे पास होने से ही लगता है कि मैं पूरी हूँ। चांदनी में दोनों की परछाइयां एक दूसरे से मिली हुई थी। हवा हल्की हल्की बह रही थी और दोनों बस एक दूसरे के करीब रहकर ये महसूस कर रहे थे कि अब कोई डर या कोई दर्द या कोई फिक्र उनके बीच नहीं आ सकती। इस खामोशी और नज़दीकी में उनका प्यार इतना गहरा था कि हर पल बस यही लगता कि यही सही जगह है, यही सही समय है और यही सही आदमी है। पुनीत ने धीरे से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम हर सुबह हर रात ऐसे ही बिताएं, बस एक दूसरे के पास। कनिका ने सर हिलाया और उसकी बाहों में सिर टिकाते हुए कहा कि मैं भी बस यही चाहती हूँ। और इसी तरह उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास और अपनापन होता है, जो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ने देता। इसी तरह साथ में रहते 4 महीने बीत चुके थे। कनिका अब रोज कुछ थकान महसूस करती थी। कभी कभी पेट में हल्का खिंचाव जैसी होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक नई उम्मीद और खुशी की झलक। पुनीत हर सुबह जल्दी उठता और पहले उसका चाय का प्याला बनाता, हल्का सा नाश्ता तैयार करता। उसकी मुस्कान देखकर खुद खुश हो जाता। एक दिन सुबह कनिका ने कहा कि पुनीत, लगता है अब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कभी कभी हल्का दर्द महसूस होता है। पुनीत तुरंत खड़ा हो गया। कनिका, मैं तुम्हें अभी वहां ले जाता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। उसने कनिका का हाथ थामा और धीरे धीरे अस्पताल की ओर बढ़े। रास्ते में पुनीत बार बार पूछता रहा, कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। कनिका मुस्कुराई नहीं, बस हल्का सा है। फिर डॉक्टर ने कनिका की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, बच्चा स्वस्थ है, बस थोड़ा आराम और अच्छा खाना पीना लेना होगा। पुनीत ने बाहर आते ही कनिका का हाथ अपने हाथों में लिया। देख लिया ना, सब ठीक है, अब डरना मत, बस आराम करो और मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। कनिका ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी। तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहो तो डर कभी नहीं रहेगा। घर लौटते समय पुनीत हर छोटी चीज का ध्यान रख रहा था। उसने कहा कि चलो, अब मैं तुम्हें अपनी बनाई चाय पिलाऊंगा। कनिका ने सर हिलाया, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, फिर सब आसान लगता है। शाम को दोनों छत पर बैठे, हवा हल्की ठंडी थी, चांदनी पूरे आंगन में फैल रही थी। पुनीत ने धीरे से कहा कि अब हमारे पास सिर्फ एक दूसरे और ये छोटा जीवन है, और मैं हर पल इसे जीना चाहता हूँ। कनिका ने उसकी बाहों में सर टिकाया। रात भर दोनों बातें करते रहे, कभी पुरानी यादें, कभी आने वाले बच्चे की बातें। पुनीत उसके बालों में उंगलियां फेरता, उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखता। कनिका कभी मुस्कुराती, कभी सिर उसके कंधे पर टिकाती। दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार और अपनापन झलक रहा था। उस दिन कनिका ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे एहसास में भी होता है। पुनीत ने उसकी हर चिंता दूर की, उसका हर डर अपने प्यार और मौजूदगी से कम किया। अब उनके दिन धीरे धीरे इसी अंदाज में गुजरने लगे। सुबह उठकर पुनीत उसे नाश्ता खिलाता, खेत में साथ चलता, शाम को छत पर बातें करता। हर पल में प्यार, अपनापन और सुकून था। वक्त तेजी से बीत गया
और कनिका के पेट में उनका छोटा सा जीवन पूरी तरह आकार लेने लगा। पुनीत हर पल उसके पास रहता, उसकी हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखता, कभी सावधानी से कदम बढ़ाता ताकि कनिका को कोई तकलीफ न हो, कभी रात को उसके सर पर हाथ फेरता और कहता कि थोड़ा आराम करो, सब ठीक होगा। एक दिन सुबह कनिका ने हल्का दर्द महसूस किया। पुनीत तुरंत समझ गया। कनिका लगता है कि अब वक्त आ गया। उसने तुरंत कार तैयार की और अस्पताल की ओर चल पड़े। रास्ते में पुनीत बार बार कनिका को आराम से बैठने और सांस धीमी लेने के लिए कह रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्सों ने कनिका को तुरंत चेक किया। पुनीत हर पल उसके हाथ थामे खड़ा था। उसकी आंखों में डर और चिंता के साथ साथ विश्वास और प्यार झलक रहा था। कनिका की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने पुनीत की आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसके घर का नया मेंबर आया, एक सेहतमंद बच्चा। पुनीत ने रोते हुए छोटे से बच्चे को अपने हाथों में उठाया और कनिका के पास जाकर कहा कि देखो, ये हमारी दुनिया है, हमारी खुशी है। कनिका ने भी रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लिया और पुनीत के गले में सर टिकाते हुए कहा, हमारा प्यार अब इस छोटे से जीवन में भी जिंदा है। पुनीत ने उसके हाथ पकड़े और धीरे से कहा, कनिका, हमने साथ में हर मुश्किल देखी और अब हमने सबसे बड़ी खुशी पाई। ये बच्चा हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कनिका ने सर हिलाया और पुनीत की आंखों में देखा कि हाँ, और अब हमारी जिंदगी का हर पल सिर्फ प्यार, अपनापन और खुशियों से भरा रहेगा। रात भर पुनीत और कनिका अपने छोटे से बच्चे को देखकर मुस्कुराते रहे। उनकी नजरें एक दूसरे से नहीं हट रही थी। उसकी हर हंसी, हर रोना, हर छोटी हरकत उनके प्यार को और गहरा बना रही थी। इस तरह मुश्किलों और डर के बाद कनिका और पुनीत ने अपने प्यार और हिम्मत से एक नई जिंदगी को जन्म दिया। उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सच्चे हमसफर और परिवार की नींव बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ बातें करने या दिखावे तक नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जो मुश्किल समय में भी साथ दे, डर को दूर करे और अपने साथी की खुशियों की सबसे पहले समझे। कनिका और पुनीत ने ये दिखाया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर प्यार और भरोसा साथ हो तो सब आसान हो जाता है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि डर और अन्याय के सामने चुप रहना आसान है, लेकिन निडर और हिम्मत दिखाने वाला इंसान ही बदलाव ला सकता है। कनिका ने अपनी हिम्मत और प्यार से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरे गांव की औरतों की जिंदगी भी सिक्योर की। सच्ची खुशियां पैसे या ताकत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समझदारी, प्यार और अपनापन दिखाने में छुपी होती है। जीवन की असली खुशी वही है जहां प्यार और भरोसा साथ चलते हैं और मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। इसलिए कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा प्यार और भरोसा ही इंसान को असली खुशी और सुकून दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।